इंटीग्रेशन का यूज जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी फंक्शन लेता हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कंटिन्यूटी बन जाए। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन लिया, तो इस फंक्शन की इनपुट क्या है x और आउटपुट क्या है y। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा कि हर इनपुट पे आउटपुट अलग अलग तरीके से आएगी। तो इनपुट को मैं x एक्सिस पे दिखा रहा हूँ, आउटपुट को y एक्सिस पे दिखा रहा हूँ। x इक्वल टू 0 पे जैसे आउटपुट 0 आ रही है, तो धीरे धीरे इस तरीके से आउटपुट जो है वो चेंज हो रही है, राइट। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx फ्रॉम a टू b, डेफिनेट इंटीग्रेशन करता हूँ, तो इसका मतलब जो भी मैं लिमिट लगा रहा हूँ, और अगर यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है, हाँ, यूजिंग स्ट्रिप ऑफ एरिया, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक इसके बीच का एरिया निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, वो आपको छोटी छोटी स्टिप लेके ऐसा सिखाया होगा, छोटी छोटी स्टिप लेके करते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे ट्रायंगल्स का एरिया बच जाता है। लेकिन अगर स्टिप का विड्थ जितना पतला करेंगे उतना ही एरिया हमारे पास कम बचेगा, है ना, और अपन उतना ही एक्यूरेटली एरिया निकाल सकते हैं। तो लेट सपोज इस इंटीग्रेशन को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये हमारे पास एरिया आता है, और जिस जो यहाँ पे इंटीग्रेशन का वेरिएबल है ना, ये लिमिट उसी की है कि ये वेरिएशन किसका हो रहा है, एक्स का वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्स का वेरिएशन हो रहा है, और ये इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल के साथ किया जा रहा है ना, ये उसी एक्सिस के साथ इस एरिया, इस कर्व का एरिया देता है। ठीक है ना, जैसे ये अपन एक्स के साथ इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस के साथ अपने को इसका एरिया देगा, राइट। समझ में आ रही है बात? जो भी डाउट हो मुझे पूछते रहिएगा, ठीक है। आवाज थोड़ा अटक टक के आ रहा है, ऐसा भी है क्या? जोर से बोलूंगा मैं? चलो मैं जोर से बोलता हूँ, ठीक है। अभी ठीक है? अभी वॉल्यूम ठीक लग रहा है? अच्छा, सही आ रहा है, ओके। बता देना जैसा भी आपको सही लग रहा है। गर्वित कह रहा है सर स्लो आ रहा है, श्रेयस कह रहा है नहीं सर सही आ रहा है। अभी मैं किसकी मानूं बताओ, हैं? चलो मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत लग रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरिया कैलकुलेट करके देगा, और ये एरिया कैलकुलेट करके देगा एफ ऑफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का, और जहाँ पे एक्स वेरी करेगा ए से लेके बी तक, ये वाला एरिया कैलकुलेट करके देगा आपने को। इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, लेट सपोज ये है, ठीक है ना। तो इसमें अपने को बताना है कि एरिया फाइंड करना है, फाइंड एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व between x equal to 1 and x equal to 3, x equal to 1 और x equal to 3 के बीच का एरिया बताना है आपने, राइट। x equal to 1 और x equal to 3 के बीच का एरिया बताना है अपने को, और ये हमारे पास कर्व। तो अपने को ये कर्व ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कि कर्व कैसा बनेगा कैसा नहीं, अपने को डायरेक्ट क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन की लिमिट रखेंगे x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 3 तक, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन के सम का इंटीग्रेशन है। अगर दो फंक्शन के सम का इंटीग्रेशन है तो ये कितना आएगा, पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे अलग से, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर dx प्लस 3 dx, राइट। और दोनों में लिमिट लगेंगे 1 से 3, क्योंकि ये लिमिट x की है और दोनों जगह x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। तो ये आएगा बेटा एक्स क्यूब बाई 3, ये आप सबको पता होगा 1 से 3 तक, जिसको नहीं पता है वो चैट में लिख देना। इसमें से कांस्टेंट को बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन ऑफ dx बन जाएगा x 1 से 3 तक, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लिमिट पुट कर देंगे, तो पहले 3 वैल्यू इसमें पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब डिवाइड बाई 3, नीचे 3 है ही, तो पहले अपर लिमिट पुट किया 3 क्यूब माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट किया 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1, आया ना। तो इसको सोल्व कर लेंगे कैलकुलेशन करके, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। किसी बच्चे को दिक्कत है?
आप अगर साथ साथ नोट डाउन कर लो तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, बिकॉज हमारे पास 1 घंटे की तो क्लास होती है और उसमें फिर अगर आपको टाइम देता रहूं मैं तो फिर हम बहुत कम ही कर पाएंगे क्लास में। तो साथ साथ नोट करते रहो। अगर आप थोड़ा सा नहीं कर पाओगे तो मैं दे दूंगा टाइम, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ट्राई कीजिए साथ साथ नोट करने का। आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया? अभी तो आवाज सही आ रही है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं लग रही? ओके। पीडीएफ तो देखो यार, मैं एक बार इसमें थोड़ा मेरे को सर्च करना पड़ेगा कि कैसे पीडीएफ सेव होती है, ठीक है ना। ये एक्चुअली मैं जूम के व्हाइट बोर्ड पे ही क्लास ले रहा हूँ और लैपटॉप पे ले रहा हूँ एक्चुअली, तो शायद इसकी पीडीएफ सेव होती नहीं है। मैं देखता हूँ सेव होती है क्या। सेव है क्या? हाँ सेव हो रहा है यार, हो रहा है सेव। हाँ हो रहा है सेव, हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने शायद पीछे वाला नोट कर लिया होगा। चलूँ मैं आगे? ठीक है। तो इस तरीके से अपन कोई भी कर्व के अंडर का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं वेक्टर पे, ठीक है ना, मेनली अपन वेक्टर पे चलते हैं। आपने वेक्टर का नाम तो जरूर सुना होगा, आपने इस तरह का नाम सुना होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। सही बच्चों ने ये नाम तो सुने होंगे। और वहां पे ये भी पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है। तो वहां पे आपको ये भी एक्सप्लेनेशन मिला है कि डिस्प्लेसमेंट है ना, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफाइंड होती है इसलिए वो वेक्टर होता है, और डिस्टेंस का केवल मैग्नीट्यूड डिफाइन होता है इसलिए वो स्केलर होता है, राइट। सभी बच्चों को ये बात पता है। अभी अपन वेक्टर को ना डिटेल में पढ़ते हैं और एक्चुअली समझते हैं कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और ये सब चीजें क्या है, केवल अपने को डेफिनेशन नहीं पढ़नी है। अभी अपने को एक एक पहले वेक्टर को समझना है और उसके बाद फिर अपन जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वगैरह को पढ़ेंगे ना अच्छे से, तब अपने को वो चीजें अच्छे से क्लियरली पता लगेगी। इसलिए पहले अपन वेक्टर को ना अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए वेक्टर को अपन उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे फिजिक्स के लिए यूजफुल है, राइट। वैसे वेक्टर आपका मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे डिटेल में आएगा, लेकिन यहाँ पे भी अपन बेसिक बेसिक लेवल का अच्छे से कर लेंगे ताकि हमारे फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा। तो वेक्टर क्या है, तो आपने जो डेफिनेशन आज तक पढ़ के आए हो, मैं सबसे पहले वही डेफिनेशन बता रहा हूँ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए वी नीड, ठीक है ना, द फिजिकल क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी which requires magnitude as well as direction, magnitude as well as direction to define completely. Magnitude as well as direction to define completely is termed as vector quantity. कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए अपने को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बच्चों ने ये वर्ड नहीं सुना होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड आप कुछ नहीं है, आप ये मान लीजिए कि एक वैल्यू है, कोई भी चीज की वैल्यू मतलब एक मैथमेटिकल वैल्यू कितनी है, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका मास कितना है, तो आपके मास का आप मैग्नीट्यूड बताओगे मुझे कि सर मेरा मास जो है वो 60 kg है, तो आपने जो 60 वर्ड बोला है ना वो आपके मास का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। वैसे आपके मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो अलग चीज है। कोई भी चीज का जो अपन बोलते हैं ना कि आप कितना चले,
तो आप बोले कि मैं 5 किलोमीटर चला, तो आपने डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बताया, ठीक है। हाँ, तो एनी नंबर, मतलब किसी चीज का एक मैग्नीट्यूड बताना, मतलब उसका मैथमेटिकली एक आपने नंबर बताना कि क्वांटिटी का मेजरमेंट बताना कि कितना मेजर किया है, ठीक है ना, तो वो मैग्नीट्यूड हो गया। तो एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है और डायरेक्शन की भी जरूरत है, ऐसी क्वांटिटी को अपन वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है जिनको डिफाइन करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है जिनको डिफाइन करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन को जरूरत नहीं होती, तो उन क्वांटिटीज को अपन स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो दो टाइप की क्वांटिटी है, वेक्टर एंड स्केलर, जिनको अपन पढ़ते हैं। तो क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड टू डिफाइन कंप्लीट, ठीक है बेटा। टू डिफाइन कंप्लीटली आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा, आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि भैया आपका मास कितना है, तो आप मास के लिए क्या बोलोगे कि सर मेरा मास है ना 50 kg है, ईस्ट डायरेक्शन में, ऐसा बोलोगे क्या? मेरा मास 50 kg ईस्ट डायरेक्शन में, ये एक इलॉजिकल बात होगी ना, ईस्ट डायरेक्शन में मास कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं, ठीक है ना। हाँ, एक बच्चा बोला सर टाइम, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम की डायरेक्शन नहीं होती, हम ये करेंगे टाइम किधर जा रहा है, टाइम इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है नहीं, ठीक है ना। तो टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, समझ में आ रही है बात। तो ऑल दीज आर स्केलर क्वांटिटी, मास, टाइम। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि किसी इंसान को मुंबई से दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है, मुंबई से दिल्ली, और उसके पास अपना हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना, वो अपना हेलीकॉप्टर लेके जा रहा है। तो अगर वो आपसे पूछे कि यार मेरे को दिल्ली जाना है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे यार तुम अपना हेलीकॉप्टर ले और 1300 किलोमीटर उड़ान भर दे, 1300 किलोमीटर चला, दिल्ली पहुंच जाएगा। वो अपने हेलीकॉप्टर से उड़ान भर लेगा, लेकिन जब आपने ये बोल दिया कि 1300 किलोमीटर चला जा, दिल्ली पहुंच जाएगा, अब उसको आपने ये नहीं बताया कि किन कौन सी डायरेक्शन में जाना है 1300। अगर वो इस डायरेक्शन में चला गया तो उधर समुद्र में जाके गिरेगा, सही बात है गलत बात। तो आपको उसे दिल्ली तक का डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, एज वेल एज आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि इस डायरेक्शन में चला जा 1300 किलोमीटर, और वहां पे अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करवा देना, तो दिल्ली में मिलेगा, सही बात है गलत बात। तो यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए अपने को मैग्नीट्यूड भी डिफाइन करना पड़ा और एज वेल एज ये डायरेक्शन भी बतानी पड़ी, समझ में आ रही है बात। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, समझ में आ रही है बात। वैसे ये जो डेफिनेशन है ना, ये एक टेम्परेरी डेफिनेशन है, ठीक है ना, ये टेम्परेरी डेफिनेशन है। इसकी वेक्टर की जो अच्छे वाली डेफिनेशन है ना, वो वेक्टर के अंदर काफी सारी चीजें पढ़ाने के बाद बताऊंगा, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात। तो अच्छे वाली जो डेफिनेशन है वो वेक्टर के अंदर एक चीज, काफी चीजें पढ़ाने के बाद मैं बताऊंगा कि ये वेक्टर की डेफिनेशन है, ये टेम्परेरी डेफिनेशन है, एक बार को समझने के लिए ये डेफिनेशन अपन यूज कर सकते हैं, राइट। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आया वो मेरे को लिख के बता दीजिए। सबको समझ में आया, ठीक है, आगे चलता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, आगे चलता हूँ। अब अपन वेक्टर को, अपन ने डेफिनेशन बता दिया कि वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे किया जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है बेटा। तो अपन दो तरह के रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो एक वेक्टर को अपन एक एरो से शो करते हैं, ठीक है ना, लाइक दिस, दिस इज ए वेक्टर,
और ये एरो का जो साइन है ना वो अपने को ये शो कर रहा है कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। और जितना बड़ा एरो बनाएंगे, जितनी ज्यादा इसकी लेंथ होगी, उतना ही ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड होगा। समझ में आ रही है बात? और ये एरो की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? तो इस पॉइंट को, जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर को, इसको अपन हेड ऑफ द वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर का सर। और इसको अपन टेल ऑफ द वेक्टर बोलते हैं, इस एंड को, इस एंड को अपन टेल ऑफ द वेक्टर बोल रहे हैं, और इस एंड को अपन हेड ऑफ द वेक्टर बोल रहे हैं। और लेंथ ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ऑफ एरो। ठीक है बेटा? वेक्टर के दो एंड है, ठीक है ना? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। तो इसके दो एंड है, एक एंड तो ये एरो वाला है जहां पे एरो लगा हुआ है, तो जो एरो लगा हुआ है वही डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है कि वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, इस एरो की तरफ है। जहां पे एरो लगा हुआ है उस एंड को अपन हेड ऑफ द वेक्टर बोलते हैं, और जहां पे एरो नहीं लगा हुआ है, जो दूसरा एंड है, जो पीछे वाला एंड है, उसको अपन टेल ऑफ द वेक्टर बोलते हैं। समझ में आई बात? और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर is represented by the length of vector. Represented by its length. समझ में आ रही है बात कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जितना बड़ा वेक्टर होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी वही इसका, उतनी ही ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड होगा। समझ में आ रही है बात? तो लेंथ को अपन मैग्नीट्यूड से ही बता सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है बेटा? अब ये हो गया हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगला है हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना? एक वेक्टर को अपन सिंबल जो है कैसे बताएंगे वेक्टर का, जैसे अपन हर चीज का एक सिंबल बनाते हैं। तो कोई भी एक वेक्टर है, कोई भी क्वांटिटी है, लेट अस सपोज ए वेक्टर है, तो उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर। तो जिस कोई भी अल्फाबेट के ऊपर अगर इस तरीके का छोटा सा एरो साइन लगा दिया, इसका मतलब ये है कि वो अल्फाबेट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही बात? इट रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। जिस भी अल्फाबेट के ऊपर अपन ने ऐसे एरो साइन लगा दिया, इसका मतलब वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी वेक्टर, तो वी वेक्टर हो गया। एक्सेलरेशन वेक्टर, ए वेक्टर हो गया। समझ में आ रही है बात? तो ये बात ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना? जब भी अपन ऐसा शो कर देते हैं, ये वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है बेटा सभी बच्चों को? ठीक है? ग्राफिकली अपन वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ अच्छे अच्छे बातें कर लेते हैं वेक्टर के बारे में। चलूं आगे में? दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। यस सर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है ना? दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर। नहीं, ए पे जो एरो है वो डायरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्शन नहीं है। वो बस ये बता रहा है कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी, ये बस ये शो कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अपन वेलोसिटी वेक्टर कहीं पे अपन बोले कि द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दिस, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बस इज 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बस, तो वहां पे मैं बार बार ये वर्ड यूज करने की बजाय मैं वहां पे सीधा ऐसे लिख सकता हूँ, वी के ऊपर एरो लगा के। ठीक है ना? ये बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये जो यस। है ना, ये वाला एरो, एक बड़ा सारा एरो बनाते हैं अपन वेक्टर का, ये है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर। ठीक है ना? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये तो बस सिंबल में बता रहे हैं अपन, सिंबॉलिकली कोई चीज को, वेक्टर क्वांटिटी उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। राइट? अभी तो आवाज ब्रेक नहीं है ना? अभी आ रही है ना सभी बच्चों को आवाज ढंग से? हाँ सर, क्लियर आ रही है। ओके, आगे चलते हैं। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं वेक्टर के बारे में। सबसे पहला, एक वेक्टर को अपन डिफाइन कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से। ठीक है ना? इसकी लेंथ इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, और ये एरो का जो साइन है वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिख लेना। सबसे पहला पॉइंट,
यदि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज ना किया जाए तो वेक्टर चेंज नहीं होता, ठीक है ना। इफ मैग्नीट्यूड, या फिर ऐसे लिखते हैं, इफ neither the magnitude nor direction of the vector is changed, direction of a vector is changed, then the vector remains same, vector does not change, ऐसे लिख देते हैं, vector does not change। मतलब इसी बात को मैं दूसरी भाषा में ये कह सकता हूँ, we can say that a vector can be displaced parallel to itself। एक वेक्टर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक रख सकते हैं उसकी उसी के पैरेलल, ठीक है ना। बस बात ये कि उसका डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई भी चीज चेंज नहीं होनी चाहिए, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना ही डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। मतलब अगर ये एक ए वेक्टर है तो इसको यहां से उठा के यहाँ लिख सकते हैं, तब भी ये ए वेक्टर ही रहेगा, क्योंकि ये अपने डायरेक्शन को उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? ये अभी भी ए वेक्टर है, इसको अगर यहाँ लिख देता तब भी ये ए वेक्टर ही था, आया ना। कहीं भी इसको उठा के मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, इसकी पोजीशन मैटर नहीं करती कि ये स्पेस में कौन सी पोजीशन पे है, बस इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को सेम होनी चाहिए और ये सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये ए वेक्टर लेट अस सपोज किसी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो अगर इसी के पैरेलल इतना ही साइज का और इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर बना रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना रहा हूँ, तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से मैं एक बात और भी ले सकता हूँ, सेकंड पॉइंट, यहाँ पे लिख सकता हूँ, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if their magnitude and direction, if both their magnitude and directions are equal, magnitude and directions are equal and they represents same physical quantity। वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब अपन को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर को इक्वल नहीं बोल सकते। समझ में आ रही है बात? सर वेलोसिटी की डायरेक्शन वही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही है, तो वो दोनों इक्वल हो गए क्या? नहीं, वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे चलो, थर्ड पॉइंट। ये एक ए वेक्टर है, ठीक है बेटा, ये एक ए वेक्टर है और इस वेक्टर को मैंने रोटेट कर दिया और रोटेट करके वापस यही ले आया। कितने डिग्री से रोटेट किया? 360 डिग्री बोल दो या फिर 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन बोल दो, राइट, 2 पाई रेडियन। इतने से रोटेट किया और वापस इसको यही ले आया, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो ये वेक्टर सेम है, ठीक है ना, ये सेम वेक्टर है। किंतु अगर मैंने 360 डिग्री या फिर मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, ऐसे कह सकते हैं 360, 720, है ना, 2 बार 360 हो गया, ठीक है ना।
तो अगर 2 बार 360, 3 बार 360, 4 बार 360 से रोटेट कर दिया तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन अगर 360 के अलावा कोई मैं और एंगल से रोटेट करता हूँ, ठीक है ना, विच इज नॉट इक्वल टू 360 और मल्टीपल ऑफ 360, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ विच इज नॉट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक है, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसका मतलब ये वेक्टर सेम नहीं है, अब ये वेक्टर दूसरा हो गया, ये बी वेक्टर है विच इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर। समझ में आ रही है बात? जब तक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा तभी वो वेक्टर सेम रहेगा, अगर उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई एक भी चीज चेंज हो गई तो वेक्टर में चेंज माना जाएगा। समझ में आ रही है बात सही बच्चों को? आगे चलते हैं, अब अपन तीसरी बात करते हैं, जिसे कर देता हूँ। फोर्थ बात करते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है, राइट? तो लेट अस सपोज, मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं वेक्टरली, उसका एक टेल होता है एक हेड होता है, राइट? तो इसका एक टेल है और ये हेड, ठीक है ना, ये लेट अस सपोज ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ये इसका टेल हो गया और ये इसका हेड हो गया, दिस इज टेल एंड दिस इज हेड, राइट? अभी एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और ये बी वेक्टर यहाँ है, ठीक है? तो ये बी वेक्टर और इस ए वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है आपने। तो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना होता है तो अपन क्या करेंगे, दोनों वेक्टर की टेल से टेल मिलाएंगे। बी वेक्टर की टेल कहाँ है, यहाँ बी वेक्टर की टेल है और ये इसका हेड है। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए या तो टेल से टेल मिलाओ या फिर हेड से हेड मिलाओ। अब टेल से टेल कैसे मिलाएंगे, ये वेक्टर तो यहाँ पे है, ए वेक्टर यहाँ पे है, दोनों अलग अलग पोजीशन पे पड़े हैं, ठीक है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके आप कहीं भी रख सकते हो, बस उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में चेंज मत करना। एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है ना, तो वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो जैसे ये ग्रीन वाला वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसको मैं पैरेलली इसी के पैरेलल शिफ्ट करके इसकी टेल को ए वेक्टर की टेल पे रख देता हूँ, ठीक है? मैंने ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, न ही इसकी डायरेक्शन चेंज की। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर की टेल से टेल मिलाता हूँ, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच का, टेल से टेल मिलाने के बाद जो इनके बीच का एंगल होगा, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इधर वाला, ये फाई है। तो फाई और थीटा में से छोटा कौन सा है? थीटा। फाई, और एक बार ये समझ लीजिए, फाई और थीटा में से छोटा कौन सा है? थीटा छोटा, ठीक है ना? तो दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर के बीच में दो दो टेल से टेल मिलाने के बाद दो एंगल बनेंगे, एक इस साइड से एक इस साइड से। इन दोनों में से जो छोटा एंगल है that will be said to be as angle between the vectors, ठीक है ना? as theta is less than phi, so theta is termed as angle between the vector। समझ में आ रही है बात? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो कैसे निकाला जाता है? तो एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे निकाला जाता है? बी वेक्टर एक्चुअली पहले यहाँ था, तो बी वेक्टर को अपने पैरेलल शिफ्ट करके वहां किया है, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर मीन्स स्मॉलर ऑफ द टू एंगल, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल। एक बार पहले ये लिख लीजिए, फिर लास्ट पेज दिखा दूंगा मैं। स्मॉलर ऑफ द टू एंगल, सॉरी टू एंगल्स, smaller of the two angles between the vectors, smaller of the two angles between the vector, between the
vectors when they are placed when they are placed tail to tail by displacing any one vector parallel to itself. दोनों में से किसी एक वेक्टर को उसी के पैरेलल डिस्प्लेस करके इस तरीके से रखिए कि दोनों के टेल से टेल मिल जाए, और फिर उन दोनों के बीच में जो छोटा एंगल है उस एंगल को उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बोला जाएगा। ठीक है बेटा, ये बात सभी बच्चों को समझ में आएगी। हाँ, हेड से हेड करोगे तब भी चलेगा, लेकिन हेड से टेल नहीं करोगे। किसी बी वेक्टर का अगर हेड यहां लाके मिला देते तब भी एंगल सेम रहता। ठीक है ना, ये थीटा ये भी थीटा। हेड से हेड भी चलेगा, टेल टू टेल और हेड टू हेड भी लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में, हेड टू हेड। ठीक है ना, हेड से टेल नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखना इस चीज का। अब मैं प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूँ, एक बार इसको नोट कर लिया आप सभी ने। ये लो, प्रीवियस स्लाइड में क्या दिक्कत है। प्रीवियस स्लाइड में बस मैंने ये बताया था कि यदि इस वेक्टर को रोटेट कर दिया जाए, रोटेशन इस हिसाब से किया जाए कि ये 360 डिग्री से रोटेट ना हो, मतलब 360 के अलावा कोई और एंगल से रोटेट किया जा रहा है, तो ये वेक्टर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। समझ में आ रही है बात? हमने बोला कि वेक्टर तभी सेम रहता है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई भी चेंज ना हो। समझ में आ रही है बात? तो अगर अपन इसको रोटेट कर दिया है तो ये वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा ये। तो ये 500 स्लाइड आपने नोट कर ली, क्योंकि बिकॉज मीटिंग एंड होने वाली है तो मैं इसको बंद करके दोबारा चालू कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, आपको दोबारा ज्वाइन करना है, सेम आईडी सेम पासवर्ड। ठीक है।